हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बैंकिंग से संबंधित कुछ प्रचलित शब्द को देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है कि बैंक दर किसे कहते हैं। बैंक दर किसे कहते हैं तो जिस सामान्य ब्याज पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार दिया जाता है उसे बैंक दर कहलाती है। मतलब बैंक दर किसे कहते हैं, जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक होता है, जो वाणिज्यिक बैंक जैसे जिस बैंक में हम लोग यूज करते हैं उसे वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। रिजर्व बैंक उसे पैसा उधार देता है जिस दर पर, उसे बैंक दर कहलाता है। इसके माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा शाखा नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है कि बैंक दर में वृद्धि करने पर क्या क्या होता है, और उस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। अगला टॉपिक है कि बैंक दर में वृद्धि करने पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो पहला है कि बैंक वाणिज्यिक बैंक है जो आरबीआई से दीर्घकालीन ऋण कम लेंगे, फलस्वरूप बैंकों के पास पूंजी की मात्रा अर्थात तरलता में कमी आएगी। फिर से देखते हैं, वाणिज्यिक बैंक यानी आरबीआई से दीर्घकालीन ऋण कम लेंगे, फलस्वरूप बैंकों के पास पूंजी की मात्रा अर्थात तरलता में कमी आएगी। आगे है, मतलब वो कम लेगा, पैसा लेगा तो तरलता में कमी आएगी ही आएगी। दूसरा है कि वाणिज्यिक बैंक द्वारा ब्याज दर में वृद्धि की जा सकती है। जिस प्रकार से मतलब आप समझ सकते हैं इस प्रकार से कि यदि आपको मतलब आप किसी बैंक से पैसा लिए हैं तो आप किसी और को वही पैसा देना चाहेंगे तो आप कुछ ज़्यादा वृद्धि से दे पाएंगे। तो मतलब हम लोग के पास जो हम लोग किस बैंक से लेंगे वो वाणिज्यिक बैंक होगा तो वो हम लोग अधिक वृद्धि दर से देगा। आगे है कि निवेशकर्ताओं व परिवार शाखाओं की मांग में कमी आएगी। हाँ, यानी शाखाओं में कमी आएगी, अर्थात अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी। यानी जब मार्केट में पैसा ही नहीं होगा तो कमी तो होगा ही होगा। आगे है, चौथा नंबर पर दिया गया है कि उपभोग, व्यय एवं निवेश में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी आएगी। पाँचवा है कि वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में कमी आएगी, जो मुद्रास्फीति के नियंत्रण में मददगार होगा। आगे है, अगला टॉपिक इस पर दिया गया है। आगे टॉपिक दिया गया है कि बैंक दर में कमी करने पर बैंक दर के वृद्धि करने के प्रभाव का ठीक उल्टा पड़ेगा। यानी बैंक ऋण अधिक लेगा, बैंकों के पूंजी की मात्रा बढ़ेगी, यानी तरलता में वृद्धि होगी। बैंकों के ब्याज दर में कमी आएगी, साख की मांग में वृद्धि होगी, यानी अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि होगी। समग्र मांग में वृद्धि होगी, वस्तु सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी, मुद्रा अपस्फीति नियंत्रण होगा। आप समझ गए होंगे कि यदि मतलब जब ऊपर से ही कम मतलब मार्केट में समझ सकते हैं कि मार्केट में पैसा रहेगा तो सब चीज़ होगा। यहाँ पे देखते हैं कि ठीक उल्टा उसमें मतलब वृद्धि बताया था। तो फिर से इसको देखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप नहीं समझे होंगे। बैंक दर में कमी करने पर बैंक दर के वृद्धि करने के प्रभाव के ठीक उल्टा होगा। जो आप ऊपर में देखे होंगे कि मतलब बैंक दर में वृद्धि होता है तो क्या क्या प्रभाव होता है, तो उसका ठीक नीचे में बताया गया है कि यदि कमी होगा तो ठीक उल्टा प्रभाव पड़ेगा। यानी बैंक ऋण अधिक लेगा, बैंकों की पूंजी की मात्रा बढ़ेगी, यानी तरलता में वृद्धि होगी, बैंकों की ब्याज दर में कमी आएगी, साख की मात्रा में वृद्धि होगी, यानी अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि होगी, समग्र मांग में वृद्धि होगी, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी, मुद्रा अपस्फीति नियंत्रित होगा। आगे है एक रेपो रेट किसे कहते हैं। तो रेपो रेट है अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज पर कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक की नकदी ऋण प्राप्त करता है उसे रेपो रेट कहते हैं। अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा हेतु जिस ब्याज पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करता है उसे रेपो रेट कहते हैं। समझ गए होंगे। अगला है कि रेपो रेट में वृद्धि या कमी का क्या प्रभाव पूछ रहा है। तो रेपो रेट में वृद्धि या कमी का प्रभाव बैंक दर के वृद्धि और कमी के प्रभाव के समान ही होता है। आगे है कि रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर ये होता है कि अल्पकालीन अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंक को जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है उसे रिवर्स रेपो दर कहलाता है। फिर से देखते हैं, अल्पकालीन अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंक को जिस ब्याज पर
नकदी प्राप्त होती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, यानी रिवर्स रेपो दर कहते हैं। सामान्यतः बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने पर उसमें कमी आने का उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कमर्शियल बैंक को अल्प अवधि के लिए नकदी रिजर्व बैंक में जमा करने हेतु प्रोत्साहित करता है। यानी जो बैंक में पैसा होता है कमर्शियल बैंक में, उसे अपने पास जमा करने के लिए रिजर्व बैंक प्रोत्साहित करता है। आगे है कि रिवर्स रेपो दर में वृद्धि करने पर क्या मतलब, वही प्रभाव पूछ रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आगे है कि अगला है कि वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अल्पकालीन ऋण अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए और इससे बैंकों की तरलता में कमी आएगी। फिर से देखते हैं, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अल्पकालीन ऋण अधिक मात्रा में उपलब्ध करवाए और इससे बैंकों की तरलता में कमी आएगी। अगला दूसरा दिया गया है कि बाजार में तरलता की कमी होगी और परिमाण स्वरूप ब्याज दर में वृद्धि होगा। आगे है कि निवेशकर्ता व परिवारों द्वारा साख की मांग में कमी होगी, अर्थात अर्थव्यवस्था की तरलता में कमी होगी। चौथा नंबर दिया गया है कि उपभोक्ता व्यय निवेश में गिरावट आएगी, अर्थात समग्र मांग में गिरावट आएगी। जस्ट वही वाला ऊपर वाला ही। वस्तुओं की सेवाओं में कीमतों में कमी आएगी, अर्थात मुद्रास्फीति नियंत्रण में भी सहायक होगी। आगे है रिवर्स रेपो रेट में कमी का कारण पूछ रहा है, तो जस्ट इसका उल्टा ही होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। हम आगे अगला टॉपिक को देख लेते हैं। ये बताएगा कि बचत बैंक दर पूछ रहा है कि बचत बैंक दर क्या है। तो बचत बैंक ग्राहकों की छोटी छोटी बचतों पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर को बचत बैंक दर कहलाता है। बैंक ग्राहकों की छोटी छोटी बचत पर, यानी जो आप देखते होंगे तो आप पैसा कुछ समय के लिए जमा किया तो उसमें कुछ ब्याज ऐड हो जाता है, एक्स्ट्रा पैसा, तो उसी को बचत बैंक दर कह रहा है। अगला है कि जमा दर पूछ रहा है कि बैंक ग्राहकों की समावधि जमा पर दी जाने वाली ब्याज की दर को वो जमा दर कहलाता है, मतलब जिस दर से दे रहा है वह जमा दर कहलाता है। आगे अगला ये है कि नकदी आरक्षित अनुपात। तो ये होता है कि CRR होता है। तो किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत का भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है, नकदी आरक्षित अनुपात कहलाता है। जिसकी दर जितनी ऊंची होती है, बैंकों की साख सृजित क्षमता उतना ही कम होता है। नकदी आरक्षित अनुपात में वृद्धि और कमी का प्रभाव बैंक दर बैंक में वृद्धि और कमी के प्रभाव के समान ही होता है। अगला है कि वैधानिक तरलता अनुपात। तो ये तो शायद एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, पर कोई बात नहीं, हम लोग देख ही लेते हैं कि किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जो नगद स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में अपने पास अनिवार्य रूप में रखना पड़ता है, उसे वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। बैंकों की वित्तीय संकट का सामना करने हेतु रिजर्व बैंक के पास ऐसी व्यवस्था की गई है। आगे है कि वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि और कमी का प्रभाव बैंक दर के वृद्धि कमी से प्रभाव के समान ही होता है। आगे है कि प्राइम लैंडिंग रेट यानी PLR किसी भी बैंक के प्राइम लैंडिंग रेट वह ब्याज दर है जिस पर बैंक उस ग्राहकों को जिसके संबंध में जोखिम शून्य हो ऋण देने को तैयार है। यह दर एक तरह का आधार दर के रूप में कार्य करता है, जिसको ध्यान में रखकर अन्य उद्यमी के संबंध में बैंक अपनी ब्याज दर निर्धारित करता है। अगला टॉपिक है कि ये आधार दर प्रणाली पूछ रहा है कि बेस रेट क्या है। तो आरबीआई ने PLR यानी अभी ऊपर में पढ़े थे संबंधित आधारित उधार दे प्रणाली के स्थान पर जुलाई 2010 के आधार पर प्रणाली लागू किया, जिसकी गणना लागत आधारित सूत्र से की जाएगी। यह PLR से कम होगी PLR से कम होगा तथा कोई भी बैंक इसमें नीचे दर पर किसी को उधार नहीं देगा।
तो इस टॉपिक में इतना ही था। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको समझ में ये टॉपिक नहीं आया तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। हो सके तो आप पीछे ले जाइए, या फिर 2-3 बार देखिएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, और हो सके तो आप इम्पोर्टेंट टॉपिक भी इसमें से पकड़ ही ज़रूर लेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।